हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक ईथर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम यहाँ पर बात करेंगे वो है डाईएथिल ईथर के प्रिपरेशन मेथड्स के बाद अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला वो है इनका फिजिकल स्टेट। सबसे पहला फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में डाईएथिल ईथर या सिंपली हम इसे ईथर भी कहते हैं, ठीक है। कई लोग ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि कोर्स में ईथर दिया गया तो डाईएथिल ईथर क्यों पढ़ाया जा रहा है। देखिए, ईथर और डाईएथिल ईथर इसको सिंपली, जैसे कि हम यहाँ पे इसे या तो डाईएथिल ईथर कहें, सिंपली हम ईथर कहें, क्योंकि पहला मेंबर ईथर का अगर देखा जाए तो मेन यही है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे वो है आपका ईथर भी कह सकते हैं, डाईएथिल ईथर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाईएथिल ईथर के बारे में अगर फिजिकल स्टेट देखें तो कलरलेस हाईली वोलाटाइल क्या है, लिक्विड है, ठीक है। कैसा होता है, कलरलेस है, हाईली वोलाटाइल लिक्विड है, साथ ही साथ स्वीट ओडर है। ओडर मतलब इसकी जो स्मेल है वो कैसी है, स्वीट स्मेल है, प्लीजेंट स्मेल है। ज़्यादा यहाँ पे क्या है, वोलाटाइल होने के कारण ये स्किन पर कूलिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और अगर हम इसको इनहेल कर लें तो अनकॉन्शियसनेस क्या करता है, क्रिएट करता है। इसलिए हम जनरली ईथर का प्रयोग एनेस्थेटिक के रूप में हम कहाँ करते हैं, सर्जरी में करते हैं, ठीक है। यानी कि एज एन एनेस्थेटिक इन टेम्परेरी व्यू। टेम्परेरी व्यू का मतलब होता है यहाँ पर टेम्परेरी, अगर हमें क्या करना हो, अनकॉन्शियसनेस क्रिएट करना हो, तो ऐसे समय में हम ईथर को इनहेल कराते हैं और ऐसे समय में माइनर सर्जरी के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो है इनफ्लेमेबल नेचर। दूसरा है इनफ्लेमेबल नेचर। इसे हम कहते हैं ज्वलनशील प्रकृति। क्या कहते हैं, ज्वलनशील प्रकृति का नाम देते हैं। हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है, ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई वोलाटिलिटी, ठीक है। ये कैसा है, हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड ड्यू टू इट्स हाई वोलाटिलिटी। इसकी अत्यधिक वाष्पशीलता के कारण ये कैसा होता है, इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है। और इसका जो वेपर है वो अगर एयर और ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो वो क्या बनाएगा, एक्सप्लोसिव मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। वेपर फॉर्म्स एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर एंड ऑक्सीजन। किसके साथ, एयर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये क्या बनाता है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है वो है बॉइलिंग पॉइंट। अगला इसका है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत वो है बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड है तो लिक्विड का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है वो है कितना, 34.5 डिग्री सेल्सियस। 34.5 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसलिए ज़्यादातर क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है वो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ईथर यानी कि डाईथिल ईथर जो है
वो स्पेरेंजली सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, बट कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। स्पेरेंजली soluble in water, completely soluble in organic solvents। कार्बनिक विलायकों में ये क्या होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, पूर्णतः घुलनशील होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डाई एथिल ईथर जो है ये गुड सॉल्वेंट के लिए प्रयोग किया जाता है फॉर फैट्स एंड ऑयल्स। डाई एथिल ईथर ये क्या है, गुड सॉल्वेंट है फॉर फैट्स एंड ऑयल्स, फॉर फैट्स एंड ऑयल्स, यानी कि फैट और ऑयल के लिए ये क्या होता है, गुड सॉल्वेंट का काम करता है। चलिए अगले हम टॉपिक पे चलते हैं जिसे हम कहते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम डाईएथिल ईथर या सिंपली ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो जनरली जो ईथर हैं वो क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, और इनर्ट होने के साथ साथ इनके पास कोई एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि इनके पास क्या है, कोई भी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी कि केमिकल ईथर्स आर क्वाइट इनर्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो इनमें कौन कौन सी रिएक्शंस नहीं होती, जैसे कि इन पर मेटल का इफेक्ट नहीं पड़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल ईथर्स आर इनर्ट, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने बताया कोई एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इनके पास कोई भी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण ना तो इन पे मेटल्स का इफेक्ट पड़ता है, ना ही इन पे रिड्यूसिंग एजेंट्स और ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इफेक्ट पड़ता है, और बाकी भी रिएक्शंस जनरली प्रोसीड नहीं करते। कुछ अगर देखा जाए तो स्पेशल कंडीशंस में ये रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, और इनके केमिकल रिएक्शंस को हम जनरली क्लासिफाई कर सकते हैं कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनको जनरली हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, वो भी कुछ कंडीशंस पर, ठीक है। और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग ईथर मॉलिक्यूल, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ईथर मॉलिक्यूल। ईथर का पूरा मॉलिक्यूल क्या है, अगर इन्वॉल्व करता है तो ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग ईथरल ऑक्सीजन। ईथरल ऑक्सीजन से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आएंगे। अगला है थर्ड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन से जो एल्काइल कार्बन जुड़ा होता है इनके बीच का क्लीवेज के दौरान जो रिएक्शंस होते हैं वो, ठीक है। और यहीं पे लास्ट है और वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग
एल्काइल ग्रुप्स यानी कि एल्काइल ग्रुप से संबंधित जो रिएक्शंस हैं ये आपके इसके अंतर्गत आएंगे। यानी कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज देखें ईथर का, तो अंडर स्पेशल कंडीशंस इनको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ईथर मॉलिक्यूल, होल मॉलिक्यूल से रिलेटेड रिएक्शन है। दूसरा यहाँ पे है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ईथरल ऑक्सीजन, यानी कि ये जो ईथरल ऑक्सीजन है इससे रिलेटेड जो रिएक्शन है उसके बारे में। यहीं पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज से रिलेटेड रिएक्शंस। और चौथा है वो है एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग होल ईथर मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग होल ईथर मॉलिक्यूल। ये पहला हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है और वो है कंबशन। इसके अंतर्गत पहला है जिसे हम दहन या कंबशन कहते हैं। ईथर को अगर हम एयर के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, कंबशन कराते हैं इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि चूंकि ईथर क्या है, हाईली इन्फ्लेमेबल कंपाउंड है, तो एयर के प्रेजेंस में डाई एथिल ईथर का जो वेपर होता है वो एक्सप्लोजन के साथ क्या होता है, बर्न होता है। और इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलता है, वाटर यहाँ पे मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ ल्यूमिनेसेंस यानी कि चमक भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंबशन का अगर टॉपिक हम देखें तो हाईली इन्फ्लेमेबल होने के कारण एयर के प्रेजेंस में ये एक्सप्लोजन के साथ क्या होता है, बर्न होता है। ठीक है, रिएक्शन है C2H5O C2H5 डाइएथिल ईथर 6O2 कंबशन यहाँ पे होगा, यानी कि इसका क्या हो रहा है, दहन की प्रक्रिया हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 10 हाइड्रोजन है तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे होल मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, वो है डिकम्पोजिशन। कंबशन के बाद अगला है वो है डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अगर हम ईथर का डिकम्पोजिशन कराते हैं वो भी इन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, ऑन हीटिंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन गैस इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म कार्बन, यानी कि जो ईथर है वो डिकम्पोज हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन गैस इट डिकम्पोजेज इन कार्बन। किस में डिकम्पोज हो जाता है, कार्बन में डिकम्पोज हो जाता है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। C2H5O C2H5 डाइएथिल ईथर, इसको हम क्लोरीन गैस के एटमॉस्फेयर में क्या कराते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो 4Cl2 यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर आपका कार्बन बनेगा, वाटर बनेगा और HCl का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, HCl का फॉर्मेशन होगा। कितने HCl यहाँ पे बनेंगे, वो है 8 HCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 8 HCl का फॉर्मेशन होगा। वाटर के सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनेंगे, 8 2 10। ठीक है, बैलेंस हो गया 8 2 10, यानी कि 10 यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 8 क्लोरीन है, बैलेंस है। तो एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन गैस में इसको डिकम्पोज करने पर किस में डिकम्पोज होगा, क्लोरीन में। ये सब होल मॉलिक्यूल रिएक्शन चल रहा है। तीसरा है डिहाइड्रेशन। थर्ड है वो है डिहाइड्रेशन। अगर हम इसका निर्जलीकरण करें तो क्या होगा, तो अगर हम ईथर के वेपर को रेड हॉट एल्यूमिना पर पास कराते हैं
तो इसके डिहाइड्रेशन द्वारा एथिलीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एथिलीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। C2H5O C2H5, इसको अगर हम इसके वेपर को पास करा रहे हैं रेड हॉट एल्यूमिना पर, कितने डिग्री सेल्सियस है? 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 350 डिग्री सेल्सियस पर ईथर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, तो 2 कार्बन का हमेशा क्या बनेगा? एथीन बनता है, और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट करेगा, तो ये क्या बन गया? एथीन। ठीक है, एथीन, जिसे हम एक प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्कीन का नाम देते हैं, इसे हम एथाइलिन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, और वो है ऑक्सीडेशन। होल मॉलिक्यूल का हम क्या कराने जा रहे हैं? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। नंबर 4 वो है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। जब भी कभी हम यहाँ पे ईथर का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो ईथर है वो उसका नेचर कैसा होता है? केमिकली इनर्ट होता है, और ना तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है, ना मेटल द्वारा अफेक्ट होता है, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट द्वारा अफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं या ऑक्सीकारक जो होते हैं, इस पर किसी भी प्रकार का अफेक्ट नहीं करते। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग क्या चाहिए? हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके लिए हम जनरली पोटेशियम डाइक्रोमेट या H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम प्रयोग करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। ठीक है, और ऐसे समय पहले तो ये एसिटल्डिहाइड में क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, और फाइनली ये आपका एसिटिक एसिड में क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पर अफेक्ट नहीं करते, यानी कि दुर्बल जो ऑक्सीकारक होते हैं इन पर अपना अफेक्ट नहीं करते, प्रभाव नहीं डाल पाते, तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करना है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में एसिडिक क्या लेना है? वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, चलिए C2H5 वो C2H5, इसको हमें क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। यहाँ पे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 है। वाटर यहाँ से रिमूव होगा, लेकिन पहली बात तो हमें ऑक्सीडाइजेशन करना है, यानी कि यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन भी दिखाना पड़ेगा। तो 2 मैंने नेसेंट ऑक्सीजन दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, तो इसलिए 2 नेसेंट ऑक्सीजन दिखाया। अब सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होगा? एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये बना लेता है 2CH3CHO, और फिर से अगर हम इसका क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। फर्दर ऑक्सीडेशन होने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे एसिटिक एसिड में, यानी कि 2CH3COOH में। ठीक है, तो ये बना एसिटल्डिहाइड, और ये बनता है यहाँ पे एसिटिक एसिड, ये बनता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये क्या था? डाइएथिल ईथर का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनता है, और फिर क्या बनता है?
यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये था रिएक्शन किसका, इन्वॉल्विंग होल ईथर मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ईथरल ऑक्सीजन। किससे रिलेटेड, ईथरल ऑक्सीजन से रिलेटेड यहाँ पे रिएक्शन देखने जा रहे हैं। सेकंड है वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ईथरल ऑक्सीजन, यानी कि इसका। चलिए पहला रिएक्शन देखते हैं और वो है रिएक्शन विथ एसिड्स। रिएक्शंस विथ एसिड्स, सबसे पहला रिएक्शन है ईथरल ऑक्सीजन का, वो है रिएक्शन विथ एसिड। तो ऐसा करने पर, यानी कि जब भी कभी ईथर को हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं C2H5O C2H5, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं HCl से। तो HCl से रिएक्ट कराने पर ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ इस तरीके से C2H5O ये आपका किसको देगा, हाइड्रोजन को। ठीक है, और यहाँ पे Cl-, तो डाई एथिल H+ का भी यहाँ पे रोल होगा, तो H के साथ यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसे हम कहते हैं डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, किसका, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड का सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जनरली ऑक्सोनियम सॉल्ट जो होते हैं ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और जब भी कभी हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिर से हमें क्या मिलता है, ईथर और एसिड मिलता है। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका यहाँ पे वो है डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका फिर से अगर हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर यहाँ पे क्या बनता है, ईथर और एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहीं पे अगर हम लेविस एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, वो भी किसको, ईथर को, तो यहाँ पे क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम फिर से इसको हाइड्रोलिसिस करा दें, इसका फिर से हम क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हमें फिर से यही चीज़ वापस मिल जाएगी, यानी कि C2H5O C2H5 और HCl मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे जनरली जो डाई एथिल ईथर है वो लेविस एसिड के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। डाई एथिल ईथर किसके साथ, लेविस एसिड्स के साथ मिलकर के, एसिड के साथ मिलकर के क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसे हम कहते हैं उपसंयोजक यौगिक का नाम देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, जैसे कि BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, RMgX हो गया, यहाँ पे क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, BF3 AlCl3 RMgX। अच्छा, ये लुईस एसिड क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पाई जाती है उसे हम लुईस एसिड का नाम देते हैं। यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड का नाम देते हैं। और लुईस बेस क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है। तो ईथर जो है वो यहाँ पर किसका काम करेगा, लुईस बेस का काम करेगा, क्योंकि इस पे एक्सेस में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलिए हम पहले BF3 से यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि BF3 के साथ ये कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। C2H5O
C2H5, कुछ इस तरीके से ये आपका बन गया डाइएथिल ईथर, जो कि BF3 से कंबाइन करेगा बोरान ट्राइफ्लोराइड जो कि लुईस एसिड है, और ये बनाएगा C2H5 ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हैं, और इसी के साथ साथ ये बनता है BF3। ये बन गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका नाम है बोरान ट्राइफ्लोराइड ईथरेट। इसको कहते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड ईथरेट। ठीक है, बोरान ट्राइफ्लोराइड ईथरेट का नाम देते हैं। ठीक है, यहीं पे RMgX के साथ भी अगर रिएक्ट कराते हैं तो कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी अगर रिएक्ट कराते हैं तो ऐसे समय में हमको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल किसके लेने होंगे, डाइएथिल ईथर के। ठीक है, और इसको हम R-MgX से रिएक्ट कराते हैं जो कि क्या है, लुईस एसिड है, और इससे रिएक्ट कराने पर जो फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए तो C2H5O C2H5 यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे डोनेट करेंगे। और यहाँ पे भी आपका C2H5 का होल ट्वाइस O है, तो वो इस तरीके से आपका डोनेट करेगा, और ये बना आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसी कारण ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए जो ड्राई ईथर है वो सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं किसके साथ, डाई एथिल ईथर के साथ। तो इसलिए हम इनको एज अ सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो ये था रिएक्शन विद एसिड। साथ ही साथ मैंने आपको बताया यहाँ पे लुईस एसिड से रिएक्शन के बारे में, और आपका HCl से भी रिएक्शन के बारे में बताया। मिनरल एसिड से रिएक्ट करने पर ये क्या बनाएंगे, ऑक्सोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहीं पे नेक्स्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है सेकंड रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड का फॉर्मेशन भी हम जनरली यहाँ पर देखेंगे, वो भी किसका है, ईथरल ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में ईथर को एयर या ओजोनाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, वो है आपका पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं। C2H5O C2H5, इसकी रिएक्शन हम अल्ट्रावायलेट सनलाइट के प्रेजेंस में एयर से या फिर ओजोनाइड ऑक्सीजन से कराते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है CH3 CHO CH2 CH3। यहाँ पे ये बन गया आपका पेरोक्साइड्स। क्या बनता है, पेरोक्साइड, जहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड यहाँ पे पाया गया। ठीक है, O और O के बीच जो बॉन्ड है वो कैसा है, पेरोक्साइड बॉन्ड यहाँ पे होता है। और ये भी रिएक्शन कैसा है, ईथरल ऑक्सीजन से रिलेटेड यहाँ पे रिएक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, इस रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें हम देखेंगे
और वो है रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4। रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड से जब भी कभी हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ईथर को जब भी कभी हम डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराते हैं तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं C2H5O का हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और प्रेशर के प्रेजेंस में। और क्या होता चाहिए? प्रेशर। तो यहाँ पे क्या बनता है? वो है एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एथिल अल्कोहल C2H5OH यानी कि एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पर ईथर का कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कराया तो क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। यहीं पे अगर कंसनट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कंसनट्रेट H2SO4। सेकेंड रिएक्शन है कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे C2H5O प्लस H2SO4 क्या बनेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 साथ ही साथ C2H5OH। तो ये बन गया आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। और जो एसिड है वो कैसा था? कंसनट्रेट था। ये क्या है? ईथर है, डाइथिल ईथर या सिंपली हम इसको ईथर बोलें। तो कंसनट्रेट H2SO4 के साथ यहाँ पे क्या बना है? वो है आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे है वो है रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराने पर डाई एथिल ईथर क्या बनाता है? वो है एथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? एथाइल क्लोराइड का। चलिए रिएक्शन देखते हैं C2H5O इसकी हम रिएक्शन कराते हैं PCl5 से। PCl5 के प्रेजेंस में हीट करने पर यहाँ पे क्या बनेगा? वो है POCl3 और साथ ही साथ POCl3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के इधर उधर दो बॉन्डिंग है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो इसलिए यहाँ HCl नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे C2H5Cl का फॉर्मेशन होगा। C2H5Cl का फॉर्मेशन होगा जिसे हम क्या कहते हैं? एथाइल क्लोराइड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एथाइल क्लोराइड, या जिसे हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे डाई एथिल ईथर है इसलिए एथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि जिसे CO का नाम देते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं वो भी 500 ATM प्रेशर और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ BF3 एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो क्या बनेगा? एथिल प्रोपियोनेट यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि किसका फॉर्मेशन करता है? एस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए देखते हैं C2H5O इसका हम क्या कराते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए वो 180 डिग्री सेल्सियस है और साथ ही साथ 500 ATM प्रेशर है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बोरान ट्राइफ्लोराइड और मॉइस्चर के प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो क्या बनता है? वो है एस्टर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं एथाइल प्रोपियोनेट। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा? एस्टर का फॉर्मेशन होगा C2H5 COO C2H5।
जिसे हम कहते हैं एथाइल प्रोपियोनेट। ये क्या बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है वो है रिएक्शन विद CH3COCl। CH3COCl जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर एसाइल क्लोराइड का नाम देते हैं, जिसे एसिड क्लोराइड भी कह सकते हैं हम। तो CH3COCl के साथ अगर हम ईथर को रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, और इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड और एथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एथाइल एसीटेट का। C2H5 O C2H5, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, CH3COCl, CH3COCl से कराते हैं। तो इतना पोर्शन यहाँ पे निकल जाएगा और बाकी बचा पोर्शन यहाँ पे CH3COO, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से जाएगा, ठीक है, और C2H5Cl का फॉर्मेशन करेगा। C2H5, ठीक है, ये बनता है एथाइल एसीटेट, और ये क्या था, एसाइल क्लोराइड है, क्लोराइड, या जिसे हम एसिटिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो ये आपका एसिटिल क्लोराइड है, ठीक है, और यहीं पे आपका क्या बनता है, एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। बचा हुआ पोर्शन जो है, इतना पोर्शन निकलने के बाद C2H5 जो है वो क्लोरीन से जुड़ करके एथिल क्लोराइड बनाता है। कंडीशंस यहाँ पे क्या है, वो है आपका एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या करने पर, हीट करने पर क्या बनता है, एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है वो है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि चलिए बताते हैं आपको। एसिटिक एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है ये है आपका CH3CO का होल ट्वाइस O, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। और इससे अगर हम ईथर को रिएक्ट कराते हैं तो ईथर की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पे क्या बनेगा, वो है एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा, एथिल एसीटेट, एनहाइड्रस ZnCl2 से कराने पर एथिल एसीटेट के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है वो है रिडक्शन की प्रक्रिया। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया आपने होल मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत पढ़ी है। अब यहाँ पे हम अगला देखेंगे और वो है रिडक्शन। रिडक्शन में कई सारे यहाँ पे रिएक्शंस हैं, हर एक रिएक्शन को हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन है वो है रिडक्शन विद सोडामाइड या सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है। सोडामाइड से रिएक्शन कराएं या फिर सोडियम लिक्विड अमोनिया। पहला यहाँ पे रिएक्शन विद सोडामाइड ORR सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है। सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर रिडक्शन द्वारा एथेन और एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एथेन और एथिल अल्कोहल। तो चलिए देखते हैं C2H5O C2H5, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और सोडियम लिक्विड अमोनिया का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो एथेन और
एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एथेन हो गया और एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन, यानी कि एल्केन का फॉर्मेशन होता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एल्कली मेटल से अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो भी आपका क्या बनेगा, एथेन बनता है। ठीक है, एल्कली मेटल से रिडक्शन कराने पर क्या बनेगा, एथेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एल्कली मेटल के डेरिवेटिव से। तो रिएक्शन विथ एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कली मेटल्स कुछ इस तरीके से। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कली मेटल्स चलिए देखते हैं। सोडियम C2H5Na प्लस माइनस यहाँ पे है C2H5Na की रिएक्शन हम यहाँ पे किससे कराने जा रहे हैं, वो है ईथर से कराते हैं। तो ऐसे समय में C2H6 यानी कि एल्केन बाहर होगा। एल्केन के बाहर होने के साथ साथ यहाँ पर एल्कीन भी बनेगा, C2H6 बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इतना पोर्शन भी यहाँ से सेपरेट होगा और सोडियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो एल्केन बनता है, यानी कि यहाँ पे जिसका नाम है एथेन। एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइली मेटल वो कौन सा है, ये इतना RNa, ये क्या है, यहाँ पे एल्काइल डेरिवेटिव्स है किसका, एल्कली मेटल का। और इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो रिडक्शन प्रक्रिया दौरान क्या बनेगा, एल्केन के फॉर्म में एथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बन गया एथेन और साथ ही साथ बचा हुआ जो कार्बन है वो बनाएगा एल्कीन और बाकी बचे हुए एल्काइल ग्रुप क्या बनाते हैं, यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है वो है आपका रिडक्शन विथ HI एंड रेड फास्फोरस। अगला है रिडक्शन प्रक्रिया में वो है हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस द्वारा अगर हम क्या कराते हैं, रिडक्शन। थर्ड यहाँ पे है रिडक्शन विथ HI हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस। तो इनके द्वारा रिएक्शन कराने पर एथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, एथेन का। C2H5O C2H5 4H रेड फास्फोरस HI के प्रेजेंस में क्या बनता है, C2H6 का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये बन गया आपका इथेन। तो ये रिडक्शन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला है वो है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, और ये भी जो अगला रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं वो भी आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज से है। तो रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स या जैसे हम HX कहते हैं, इसमें अगर हम ऑर्डर देखें तो इनका जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले यहाँ पे HI फिर HBr और HCl, जो ऑर्डर है HI फिर HBr फिर HCl, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो सबसे पहला हम इसमें रिएक्शन देखेंगे इसके अंतर्गत, और वो है आपका रिएक्शन विथ यहाँ पे HI, और HI को हम यहाँ पे कोल्ड कंडीशन में और हॉट कंडीशन में रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन विथ HI इन कोल्ड, सबसे पहला कोल्ड, और फिर दूसरा देखेंगे वो है रिएक्शन विथ HI इन हॉट कंडीशन। ठीक है, जब भी कभी हम कोल्ड कंडीशन में यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर हम हॉट कंडीशन में कराते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एथिल आयोडाइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। C2H5O C2H5, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, HI से।
कोल्ड कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या बनता है C2H5OH और C2H5I, ये बन गया एथिल अल्कोहल और ये बनता है एथिल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे हॉट कंडीशन में इसको हीट कराएं, 2HI यहाँ पे लेते हैं और ये क्या है हॉट कंडीशन, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये था क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से रिलेटेड रिएक्शन, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से रिलेटेड रिएक्शन। और यहाँ पे अब हम लास्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं जो कि रिलेटेड है एल्काइल ग्रुप से। तो नंबर 4 है, वो है आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शन। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे वो है हैलोजिनेशन की प्रक्रिया। वो भी एक ही रिएक्शन है जो कि हैलोजिनेशन से रिलेटेड है, और हैलोजिनेशन आप कई बार पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना हैलोजिनेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये आपका डार्क में भी हो सकता है और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो चलिए हैलोजिनेशन ही रिएक्शन है जिसको हम सबसे पहले देखेंगे, हैलोजिनेशन। ठीक है, जब भी कभी हम ईथर की रिएक्शन यानी कि डाइएथिल रिएक्शन, ईथर की रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तो हाइड्रोजन जो एल्काइल ग्रुप का होता है, क्योंकि रिएक्शन आप देख रहे हैं किसका है, इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन एटम द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हैलोजिनेशन की प्रोसेस। और जो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ठीक है, वो हमेशा कौन सा रिप्लेस होता है, या एक तरीके से देखें बहुत ही जल्दी कौन सा रिप्लेस होता है, वो होता है ईथरल ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन का हाइड्रोजन। ईथरल ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही जल्दी क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, यहाँ पे हैलोजन एटम द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन डार्क हैलोजिनेशन की प्रक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे इन डार्क, डार्क में अगर हम कराते हैं तो चलिए देखते हैं। CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस Cl2, ये हैलोजिनेशन है, वो भी क्लोरीन के साथ हैलोजिनेशन यानी कि क्लोरीनेशन की प्रक्रिया करा रहे हैं। किसका, ईथर का, किसके साथ, Cl2 के साथ। तो ऐसे समय में यहाँ पर ऑक्सीजन यानी कि ईथरल ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, और यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन CH2 CH3, इसे हम कहेंगे अल्फा क्लोरो एथाइल ईथर। इसे हम कहेंगे अल्फा, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा क्लोरो एथाइल ईथर का नाम देते हैं, अल्फा क्लोरो एथाइल ईथर कहेंगे। और साथ ही साथ क्या बनेगा, HCl का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को फर्दर अगर हम क्लोरीन से रिएक्ट कराएं तो दोनों तरफ के जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाते हैं। एक तो हो ही चुका है, दूसरा भी हो जाएगा। तो CH3 CH Cl O CH CH3 और यहाँ पे Cl, इसे हम कहते हैं अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथाइल ईथर। इसे हम क्या नाम देते हैं, अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथाइल ईथर। ठीक है, यहीं पे इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस रिएक्शन के दौरान या तो ये भी कार्बन क्या हो सकता है, अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो CH2 CH Cl, यहाँ भी Cl हो सकता है, ऑक्सीजन, और ये आपका C2H5 पूरा ऐसे ही रहेगा। तो इसे हम कहते हैं अल्फा बीटा डाइक्लोरो ईथर, अल्फा
बीटा डाइक्लोरो ईथर, ठीक है, या डाइक्लोरो डाई इथाइल ईथर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से मेजर प्रोडक्ट आपका ये है और माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में ये पाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हैलोजिनेशन की प्रक्रिया है वो अल्फा कार्बन से होती है, ठीक है, रिडली यानी कि सबसे पहले होती है। तो अल्फा से एक बार हैलोजिनेशन कराने पर फिर से उसी प्रोडक्ट को हैलोजिनेशन कराने पर अल्फा डैश यानी कि दूसरे तरफ के एल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, क्लोरीन एटम द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अभी तक हमने डार्क रिएक्शन देखा, डार्क रिएक्शन में हमने क्या कराया, हैलोजिनेशन यानी कि क्लोरीनेशन की प्रोसेस कंप्लीट कराई। दूसरी है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में अगर हम हैलोजिनेशन की प्रक्रिया कराते हैं तो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जितने यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे वो सभी के सभी क्लोरीन द्वारा या क्लोरीन एटम द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं C2H5O C2H5, टोटल आप हाइड्रोजन देख रहे हैं वो कितने हैं, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10Cl2 हम यूज करेंगे और ये सभी के सभी जो हाइड्रोजन है वो अब रिप्लेस हो जाएंगे C2Cl5O C2Cl5 और यहाँ पे 10HCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, क्या बनता है, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो रहा था जनरली, लेकिन अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन जो है उसमें जितने भी हाइड्रोजन है सभी के सभी क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट हेडिंग है वो है यूजेज, और इसी के साथ साथ ईथर का ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो 4 कैटेगरी में बटी थी हमने उसके बारे में आपको बताया, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वो है इसके यूजेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहला है एज अ गुड सॉल्वेंट फॉर फैट्स ऑयल्स रेजिन्स। सबसे पहला एज अ गुड सॉल्वेंट फॉर फैट्स ऑयल्स एंड रेजिन्स एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है और वो है इट इज यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगला है वो है यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट प्रयोग ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है, इसलिए हम इसको रेफ्रिजरेंट में भी प्रयोग कर सकते हैं। रेफ्रिजरेंट के साथ साथ अगला है वो है आपका यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मोकलेस पाउडर्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मोकलेस पाउडर्स, स्मोकलेस पाउडर्स के फॉर्म में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ साथ जनरल या लोकल एनेस्थेटिक के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, यूज्ड एज अ जनरल और लोकल एनेस्थेटिक के रूप में भी हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ डाई एथिल और अल्कोहल का जो मिक्सचर है इसको हम क्या करते हैं, पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और इसे हम नेटेलाइट कहते हैं, यानी कि द मिक्सचर ऑफ डाई एथिल ईथर एंड अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की जगह हम इसको प्रयोग करते हैं एज अ फ्यूल,
मिक्सचर ऑफ ईथर, उसमें कौन सा ईथर है, डाइएथिल ईथर, एंड एल्कोहल इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल। और इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इस मिक्सचर को हम नाम देते हैं नेटालाइट। इसे हम क्या कहते हैं, नेटालाइट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, नेटालाइट का नाम देते हैं। इसी के साथ साथ केमिकल रिएक्शंस में इनर्ट मीडियम भी प्रोवाइड कराता है, आल्सो प्रोवाइड्स inert medium in chemical reactions, also provides inert medium in chemical reactions। ठीक है, तो ये आपके यूजेस थे, किससे रिलेटेड, आपका ईथर से रिलेटेड, यानी कि डाइएथिल ईथर के रिलेटेड यूजेस थे। ठीक है, तो ईथर का जो टॉपिक है यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, और जो हमने अभी बात की थी ये लेक्चर नंबर 2 था। ठीक है, यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर 2 लिखना भूल गया था। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ईथर से रिलेटेड और साथ ही साथ प्रिपरेशन और यूजेज के बारे में बताया है। ठीक है, आगे का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।